नमस्कार मित्रों, आज एक महत्वपूर्ण विषय के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। मित्रों, आरपीएससी ने कॉलेज सहायक प्रोफेसर हिंदी विषय का आज एक नया सिलेबस प्रस्तुत किया है और हमारे प्रिय विद्यार्थी गणों में खलबली मची हुई है। और खलबली क्या, वो खली बली मची हुई है। मित्रों, एक बात तो तय है, आप अच्छे से दिमाग में आप बिठा लेंगे कि हम हिंदी विषय की परीक्षा दे रहे हैं। और हिंदी में सच बात तो ये है कि क्या जुड़ता है और क्या घटता है। केवल पाठ ही ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये रचनाएं हटा दी गई हैं तो इनके स्थान पर ये नया संकलन जोड़ा गया है, तो हमको ये पढ़ना है। अन्यथा मित्रों, बिल्कुल भी आपको भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैं कुछ विशेष पहलुओं की बातचीत करता हूँ कि आपके सिलेबस में क्या तब्दीली की गई है और हमारी रणनीति में क्या कुछ अंतर लाना पड़ेगा या कुछ क्या हमने एक्स्ट्रा पढ़ लिया है, क्या काट छांट करनी है, उसके बारे में मैं आज आपको कुछ बातें स्पष्ट कर देता हूँ। मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो फर्स्ट पेपर है, प्रथम प्रश्न पत्र। ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र है। वैसे अभी हमने इसका अध्ययन करना प्रारंभ नहीं किया है। यह आपको पता है कि सबसे पहले हमने हिंदी साहित्य के इतिहास का विस्तार से अध्ययन किया है। अब हम जब इस प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे तो हमारी रणनीति क्या होगी। मित्रों देखिए, यहाँ मैंने कुछ बातें आपको चिन्हित की है, बोर्ड के माध्यम से आप समझेंगे। जो पहली यूनिट है, इकाई 1, ये हम सब जानते हैं कि इसमें भाषा से जुड़े हुए सवाल आएंगे और कुछ प्रश्न इसमें ग्रामर के आएंगे, व्याकरण के आएंगे। मित्रों, इसमें सिलेबस को ध्यान से पढ़िए। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, और उद्भव और विकास देने के बाद में आगे लिख दिया है अपभ्रंश, आवट और पुरानी हिंदी। अब मित्रों, जो नया सिलेबस है उस नए सिलेबस में अपभ्रंश, आवट और पुरानी हिंदी ये वाला टॉपिक उड़ा दिया गया है। अब विद्यार्थी क्या सोच रहे हैं कि भाई अब हमको ये नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक हमको नहीं पढ़ना है क्योंकि अपभ्रंश, आवट और पुरानी हिंदी हटा दी, ये अब नहीं आएगा। और यहीं से एक बड़े भारी भ्रम की सृष्टि होती है। फिर सवाल आता है और विद्यार्थी कहता है कि आउट ऑफ सिलेबस कैसे आ गया। लेकिन क्या कर लेते हो आप, फिर कोर्ट में जाते हो केस करने कि ये सवाल आउट ऑफ सिलेबस, और आरपीएससी साफ तौर से आपसे कह देगी कि भाई हमने अपभ्रंश से सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि इसका आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। अब हमने टॉपिक दे दिया ना आपको, अब बताओ आप क्या करोगे। तो मित्रों, चीज़ों को गंभीरता से समझो। आप बहुत गंभीर विद्यार्थी हिंदी साहित्य के हैं। बहुत बड़ी चालाकियां सिलेबस के नाम पर की जाती हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अपभ्रंश, आवट और पुरानी हिंदी इसकी विस्तार से व्याख्या अब भले ही संभव आप ना बना पाएं, लेकिन अपभ्रंश की, आवट की और पुरानी हिंदी की जो बेसिक समझ है वो आपको अभी भी होनी चाहिए। आरपीएससी कई बार सवाल पूछ चुकी है अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है, और ये सवाल उस परीक्षा में पूछा गया है जहां हिंदी भाषा जैसा कोई टॉपिक ही नहीं लगा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सिलेबस में से हटाया है, तो केवल हम ये ध्यान रखेंगे कि अब विस्तार से इनकी विशेषताओं में न जा करके इनका सामान्य परिचय हमें जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे इस टॉपिक जो हटाया हुआ है इसके आगे लिखा हुआ है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। क्लियर? एक बिंदु तो ये ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है कि वाह ये हटा दिया है, ये भी हमको पढ़ना है, क्योंकि हमारी चुनौती ये है कि 7 वर्ष बाद ये पेपर आपके समक्ष आयोजित हो रहा है और ये हमको निकालना है। कोई भी प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। यदि हटा दिया है तो हम कम ध्यान देंगे, लेकिन ध्यान तो देंगे, क्योंकि भाषा की पूरी विकास परंपरा है। तो इसी को क्यों हटाया है, आप समझो तो सही।
बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं कि यहां से ये हटाया है तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप एक क्वेश्चन इन तीनों यूनिटों में से एक क्वेश्चन देख लेना। आज कह रहा हूं, आप मेरी बात नोट कर लेना। मित्रों आगे आ जाओ। ब्रज अवधि खड़ी बोली, राजस्थानी का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास और हिंदी की बोलियां, ये सब तो टॉपिक पहले भी थे अभी भी है। इसमें थोड़ा सा जो प्लस किया है वो ये कि डिंगल को समझाओ। डिंगल क्या है, ये प्लस किए गए टॉपिक है, ये जोड़े गए टॉपिक है। प्लस डिंगल, मेवाती, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मालवी, बागड़ी। तो मेरे भाई आप इन शब्दों को नहीं देते तब भी हम राजस्थानी का जो साहित्यिक भाषा के रूप में विकास और परिचय है वो तो पहले से आया हुआ है। अब विद्यार्थियों को यह लग रहा है कि यार देखो ये नई चीज़ जोड़ दी। अरे ये नई चीज़ नहीं है, ये मालवी, बागड़ी, हाड़ौती, ढूंढाड़ी, ये सब जो आप देख रहे हो ना, ये यहाँ मौजूद है। राजस्थानी का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, इसलिए वो कोई नई चीज जोड़ी नहीं है, केवल शब्द जोड़े हैं, परिदृश्य वही है। ध्यान रखेंगे इस चीज का। और राजभाषा और जो देवनागरी लिपि और जो मानकीकरण का सवाल है, और ये संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय जो है, वाक्य भेद, शब्द शुद्धि, ये सब यथावत है। बस इसमें थोड़ा सा व्याकरण में अवश्य कुछ प्लस किया गया है। और वो क्या है जो आप रीट राट में पढ़ते हो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक अव्यय, ये टॉपिक जोड़े हैं। तो इस टॉपिक को जोड़ने से एक बात जो क्लियर होकर के सामने आती है वो ये कि इस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं। इस यूनिट से प्रश्न आते हैं 30। अब इसमें से जो पहले आप देखेंगे तो 4 से 5 प्रश्न ग्रामर के आते थे, वो बढ़ के अब 8 से 10 हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ग्रामर से इस यूनिट में 10 क्वेश्चन आएंगे और 20 क्वेश्चन आपकी भाषा से संबंधित, लिपि, देवनागरी, इनसे संबंधित होंगे। इसलिए ये टॉपिक जुड़ा है तो ये टॉपिक आप ध्यान रखेंगे। लेकिन ये भी मैं आपको इंगित कर दूं, इस चालाकी से सावधान रहना। अपभ्रंश, अभट्ट और पुरानी हिंदी चाहे इसमें घोषित रूप से हटा दी हो, लेकिन आप बताइए कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास को इसके बिना कैसे स्पष्ट करोगे आप। इसलिए जब हिंदी भाषा का उद्भव और विकास ये टॉपिक लग चुका है तो इसको हटाना और नहीं हटाना ये कोई मायने नहीं रखता है, ये हमको पढ़ना ही है। ऐसा नहीं है कि मुझको कोई बहुत ज़्यादा ये शौक लगा हुआ है, चाव है कि मैं आपको भाषा ही पढ़ाऊँ, लेकिन मैं ये बात जानता हूं कि प्रश्न कहां से आएगा और वो निकलना नहीं चाहिए। अन्यथा तो ऐसे तो आप बात करेंगे तो हमने हिंदी गद्य में जब आपको पढ़ाया है तो वहाँ कोई साक्षात्कार का नाम नहीं है, विधाओं में वहाँ कोई जीवनी का नाम नहीं है। लेकिन क्या हमने वो नहीं पढ़े? रिपोर्टाज का नाम नहीं है, क्या हमने नहीं पढ़े? तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि ये केवल एक सांकेतिक है, एक समग्र अध्ययन जो वास्तव में प्रश्न पत्र की डिमांड है उसके अनुसार हमें चलना है। तो ध्यान रहे, ये भाषा प्लस शब्दावली दिए केवल, क्योंकि ये तो पहले से मौजूद है। राजस्थानी का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास में आप क्या पढ़ोगे? आप ये राजस्थान की बोलियाँ कहाँ बोली जा रही है, ये तो सवाल पहले से इसमें विराजमान है। बस इस यूनिट में मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि केवल व्याकरण के ये 4-5 अंश जो हैं वो जोड़ दिए हैं। तो पहली यूनिट से एकदम क्लियर रखना है आपको, ये जुड़ाव है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं हमारी इकाई यूनिट नंबर 2। मित्रों, इस यूनिट का पुरानी वाला, ये पुराना सिलेबस है और जो इसमें तब्दीली है वो मैंने इसमें चिन्हित कर रखा है ताकि आप ठीक से समझ जाओ। नए सिलेबस को एकदम डायरेक्ट आपको नहीं दिखा करके पुराने सिलेबस में ही जो तब्दीली की है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए, पहले सिलेबस इकाई 2 में लिखा हुआ है काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन। ये अभी भी तीनों की तीनों वही है। काव्य लक्षण भी दे रखा है, काव्य हेतु भी दे रखा है और काव्य प्रयोजन भी दे रखा है। अब इसमें एक लाइन जोड़ दी है भाई, काव्य की परिभाषा। देखो मित्रों, ये प्लस हो गया, काव्य की परिभाषा। अब मुझे आप में से कोई ये समझा सकता है क्या कि जिसे हम काव्य लक्षण कह रहे हैं, क्या काव्य परिभाषा कोई अलग से दूसरी चीज होती है क्या? तो केवल निरर्थक शब्द बढ़ाए गए हैं, भाव तो पहले के वही की वही है। अब आप ये मत सोचना ओ भाई काव्य की परिभाषा जोड़ दी। अरे भाई, तो ये काव्य लक्षण क्या है?
जिसे हम काव्य लक्षण कहते हैं, वह काव्य की विशिष्टता का बोधक है, वही काव्य का स्वरूप है, वही काव्य की विशेषता है और वही काव्य की परिभाषा है। इसलिए मैं वही कह रहा हूं कि आप थोड़ा समझिए, जरा शब्दावली पर गौर कीजिएगा, फिर आप देखेंगे कि भारतीय काव्यशास्त्रीय आचार्य परंपरा ये पूरी की पूरी हटा दी। देखो मैंने क्रॉस कर रखा है, क्या हटा दिया है साहब, कि भारतीय काव्यशास्त्रीय आचार्य परंपरा भरत मुनि, आनंदवर्धन, कुंतक, मम्मट, विश्वनाथ और जगन्नाथ, ये भाई हटा दिए। तो भाई चलो हम खुश हो लेते हैं। अरे खुश कहां हो गए आप, ये लग रहा वक्रोक्ति सिद्धांत, कुंतक अपने आप आ गया है, ये लग रहा देखो ध्वनि सिद्धांत कहां जाएगा, ये आनंदवर्धन, ये यहां गया, ये लग रहा रस सिद्धांत भरत मुनि, ये कहां जाएंगे, ये केवल नामकरण चेंज किया है, बाकी इनके सिद्धांत बैठे हुए हैं यहां। आप ये कह सकते हो कि रीति सिद्धांत हटाया है, और रीति सिद्धांत हटाया है, इसके बावजूद भी मैं आपको एक व्यक्तिगत सलाह देना पसंद करूंगा कि रीति को विस्तार से मत जानो, लेकिन रीति की एक सामान्य मोटी मोटी सी समझ, चाहे वो 2-4-5 मिनट की समझ आपकी क्यों ना हो, लेकिन वो जरूर बना के रखेंगे आप लोग मित्रों। तो ध्यान रहे, ये जो छलावा आप देख रहे हैं कि भारतीय काव्यशास्त्रीय आचार्य परंपरा हटा दिया है, अरे भाई आप ये तो समझो कि इनके सिद्धांत लगे हुए हैं, और सिद्धांत लगे हुए हैं तो मुझे आप ये बात बताओ, मान लीजिए जायसी के पद लगे हुए हैं, तो नियम से तो पदों से सवाल पूछो, आप जायसी से पूछो ही मत, लेकिन सवाल तो जायसी से पहले आ रहा है, पदों से बाद में आ रहा है। तो मित्रों ये केवल निरर्थक शब्दावली का प्रयोग है। मैं आपको बता देता हूं, हमको ये पूरे आचार्यों को गहराई से, भरत मुनि को आप नहीं समझे, अरे तो क्या खाक हम उसके रस सिद्धांत को समझेंगे। आप ये बताइए, जब आप आनंदवर्धन और कुंतक को नहीं समझे, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ को नहीं समझे, रस की परंपरा को कैसे समझे, क्या समझे। आप कह दो आनंदवर्धन तुम जाओ, तुम्हारा ध्वनि सिद्धांत हमें दे जाओ, अरे तो आनंदवर्धन को जानोगे। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि भाई आनंदवर्धन का समय क्या है, अब आप इस पे आपत्ति लगाओगे, भाई ये कैसे पूछ लिया आपने, क्योंकि आनंदवर्धन तो आपने हटा दिया। तो अब आरपीएससी आपको ये कहेगी भाई ध्वनि सिद्धांत लगा हुआ है ना, किसने दिया है, आनंदवर्धन ने दिया है, तो हम तो पूछेंगे। तो मित्रों ये एक छलावा है। इसके बावजूद मैं आपको भरत मुनि पढ़ाऊंगा, आनंदवर्धन, कुंतक, मम्मट, विश्वनाथ और जगन्नाथ, इनका सामान्य परिचय, ये कब के हैं, ये क्या लिख रहे हैं, इन्होंने किस रचना में क्या चीज़ें महत्वपूर्ण दी है, कोई महत्वपूर्ण वाक्य विन्यास जो अभिव्यक्त पुरानी परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं, उन सबको जानना जरूरी है। अब देखिए आप, अब इस हिसाब से आप तो कुंतक को नहीं पढ़ोगे, लेकिन वक्रोक्ति सिद्धांत पढ़ोगे, वाह क्या विडंबना है। तो मित्रों ध्यान रहे, छलावे में आपको नहीं आना है, क्योंकि 7 वर्ष बाद ये परीक्षा आयोजित हो रही है। मैं नहीं चाहता कि मेरा विद्यार्थी बाद में रिट लगाता घूमे कि भाई आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ गया। कुछ नहीं होता। आज तक के इतिहास में आप बताइए, आउट ऑफ सिलेबस के नाम पे कोई प्रश्न का बोनस अंक मिला है, बताइए। सेकंड ग्रेड की परीक्षा में आलोचना कहीं नहीं है ना भाई। सेकंड ग्रेड के अध्यापक को तो आप ये थोड़ी है कि आप आलोचक बना दोगे। लेकिन 2010 की आरपीएससी सेकंड ग्रेड परीक्षा में क्यों क्वेश्चन आ गया कि बताओ कि कविता के नए प्रतिमान रचना किसकी है, नामवर सिंह की रचना क्यों पूछ ली, क्या मतलब है उसका। पत्र साहित्य किसी के कोर्स में नहीं है, ना कॉलेज लेक्चर के कोर्स में है, ना फर्स्ट ग्रेड के, ना सेकंड ग्रेड के। लेकिन सेकंड ग्रेड द्वितीय श्रेणी की परीक्षा में क्वेश्चन आता है फाइल एंड प्रोफाइल में किसके पत्रों का संग्रह है। अब बताइए, है उग्र के पत्रों का संग्रह है, अब आप लगाते रहो रिट। अरे ये साहित्य है, ये काव्यशास्त्र है, ये टुकड़ों में नहीं है, ये समग्र है। तो बेसिक चीजें किसी की भी आपको नहीं छोड़नी है। भले ही इस यूनिट में से नाम हटाया जा रहा है, तो ध्यान रखें जो हटा है वास्तव में वो रीति सिद्धांत हटा है। और इसका फर्क ये पड़ेगा कि रीति सिद्धांत जो मैं आपको 5-6 व्याख्यानों में समझाता, अब मैं केवल 1 व्याख्यान रीति पर दूंगा, लेकिन दूंगा जरूर, क्योंकि रीति से सवाल बराबर परीक्षा में आता रहता है। तो बिल्कुल सामान्य जानकारी आपको रीति की भी रखनी है। और फिर इसके पश्चात हम बात करें भाई अलंकारों में क्या हुआ। तो मित्रों अलंकारों में हुआ क्या है, ये हटा दिए हैं। एक तो उदाहरण हटा दिया है और एक ब्याज स्तुति हटा दिया है। तो ये निश्चित है कि ना तो वो उदाहरण अलंकार आपसे पूछेगा, ना वो आपसे ब्याज स्तुति अलंकार पूछेगा। और जो जोड़ दिया है, जो खुशी की बात है, बेचारा बहुत बेचारा अलंकार जोड़ दिया है, अनुप्रास अलंकार।
तो देखो ये प्लस प्लस कर दिए। तो देखिए एक तो जो प्लस किया है काव्य शास्त्र में वो काव्य की परिभाषा प्लस किया है, जो अपने आप में काव्य लक्षण ही है। एक प्लस किया है भारतीय काव्य शास्त्र से तात्पर्य। तो ये तो सीधी सी बात है कि काव्य शास्त्र का अर्थ क्या है, इसको तो हम वैसे भी समझते। जब आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका सबसे पहले तो अर्थ समझना ही है, तो इसका जोड़ने का कोई विशेष अर्थ नहीं है, वो तो वैसे भी समझ वाली बात है। इससे मुझे बड़ी खुशी मिली है, ये एक अभागा अलंकार है अनुप्रास, जो हर जगह मिलता है, हर जगह पाया जाता है। ये बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप से आता है, और अब इसको जोड़ दिया है। तो अब इसको थोड़ा सा विस्तार से हम पढ़ेंगे। और जोड़ दिया है आपका अपनुति अलंकार, जोड़ दिया है मानवीकरण अलंकार। वास्तव में बहुत अच्छे अलंकार जोड़े हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है। अब हम बात करते हैं छंद पे। छंद में छंद की परिभाषा और महत्व जोड़ा है, इस बात के लिए आरपीएससी धन्यवाद की पात्र है। क्योंकि हम सीधे सीधे छंदों को रटना शुरू कर देते हैं, छांटना शुरू कर देते हैं, मात्रा वर्ण। अरे पहले ये तो समझो कि छंद किसे कहते हैं, कितने उसके घटक होते हैं, क्या उनके अर्थ हैं, काव्य में छंद का अर्थ क्या है। और इसका मतलब ये नहीं है मुक्त छंद से क्वेश्चन नहीं आएगा। मुक्त छंद क्या है, छंद क्या है, छंद कविता के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। जैसे कि पल्लव की भूमिका में पंत ने कहा है कि जिस प्रकार नदी के दोनों तट अपनी धारा की गति को नियंत्रित कर देते हैं, उसी प्रकार छंदों से कविता अनुशासित होती है, संगीतात्मकता और लय की सृष्टि होती है। और तमाम पहलू जो है वो छंदों का महत्व आपको समझना है। और दो छंद इसमें अच्छे छंद जोड़े हैं, गीतिका और द्रुत विलंबित। अरे द्रुत विलंबित तो आपका खड़ी बोली हिंदी का जो पहला महाकाव्य है प्रिय प्रवास, जो 1914 में प्रकाशित हुआ, वो अवतरित हुआ द्रुत विलंबित छंद के साथ। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोही तो चला, तरुशिका पर थी अब राज थी कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। ये पहली पंक्ति है आपकी खड़ी बोली हिंदी के पहले महाकाव्य की, जो द्रुत विलंबित छंद में लिखी गई पंक्तियां हैं। तो ये छंद जोड़े हैं। तो ये अब इसे और हटा क्या दिया छंदों में से, एक तो हटा दिया आपका रौला छंद और एक हटा दिया सवैया। अब आप ये मान कर चलो कि सवैया एक छंद नहीं है, सवैया अपने आप में 12 से 15 छंद हट गए, क्योंकि सवैया के गणों के भेद से इतने प्रकार के उदाहरण भेद बनते हैं। तो वहां एक अकेला सवैया और सब छंद एक तरफ। अब देखो ये सवैया को ही हटा दिया, चलो खुश रहो, ये ठीक काम हुआ आपके लिए। और एक रौला छंद को हटा दिया, ये भी ठीक है, एक रौला छंद हट गया, वरना रौला में और सोरठा में उलझ के रह जाओगे। ये दोनों में समान लक्षण पाते हैं। अब तो आते ही रौला तो आएगा नहीं, तो कर दो उसका उत्तर सोरठा। तो मित्रों ये जुड़ाव और घटाव, और ये मुश्किल से आप क्या मानते हो, ये जो इसमें जोड़ा है ये 1 घंटे का सिलेबस जोड़ा है, ठीक से देखी जाए तो ये कोई विचलित होने वाली बात नहीं है। इकाई 2 भी आपकी क्लियर है। बस मैंने आपको सावधान यहां पर किया है कि जो ये पंक्ति हटाई गई है भारतीय काव्य शास्त्रीय आचार्य परंपरा, इसको आप केवल इस सिलेबस में से हटा मानेंगे, प्रश्नों से हटा हुआ ये आज भी नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, जब आप प्रश्न पत्र दे करके आएंगे तो 2-3 क्वेश्चन मैं आपको यहीं से मिलाऊंगा, जो भरतमुनि आनंदवर्धन और कुंतक मम्मट विश्वनाथ। आप देखो ना, रस सिद्धांत लगा हुआ है तो कहाँ जाएंगे मम्मट विश्वनाथ जगन्नाथ, क्या इनकी बात नहीं होगी। हर जगह जगह तो अपना ये जो है रूप दिखाते रहते हैं, इसलिए ध्यान रहे। और जिस प्रकार से लोग जो हैं इस सिलेबस को डिस्कशन कर रहे हैं कि ये हटा दिया, ये मत पढ़ो, अरे समझो क्या शब्दावली हट रही है, क्या उसका अर्थ है, क्या भाव है, चीज़ों को गहराई से जानो। जल्दबाजी नहीं है, सप्तवर्षीय योजना है ये। इसके बाद हम आगे चलते हैं मित्रों, देखो इकाई 3 की बात करते हैं। यह है पाश्चात्य सिद्धांत, पाश्चात्य जो थ्योरी हम पढ़ेंगे तीसरी इकाई में। मित्रों इसमें देखो जोड़ा तो कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी लिखा नहीं दिख रहा है ना, तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है कि यार पहले थी पंक्ति 6, अब पंक्ति दिख रही है 4, इसमें से भी हट गया। कोलरिज का कल्पना सिद्धांत हट गया, तो वास्तव में हट गया। ये मैं मानता हूं कि अब आरपीएससी को कोलरिज के कल्पना सिद्धांत से सवाल नहीं पूछना चाहिए, इसको कहते हैं वास्तव में हटना। तो ये हटाए, यहां से आप बिल्कुल सेफ बचे हो। अब कोलरिज का अध्ययन करना आपके बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आरपीएससी यहां से पूछ लेगी तो निश्चित रूप से उसको इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब तो फिर वहां से आनंदवर्धन को हटा दिया, उसे क्यों पढ़े,
क्योंकि उसका ध्वनि सिद्धांत कोर्स में है, इसलिए पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बचाव नहीं है, यहाँ तो पूरा बचाव है। और शैली वैज्ञानिक समीक्षा और संरचनावाद इसको हटा दिया है, लेकिन विखंडनवाद और उत्तर आधुनिकता से क्वेश्चन निश्चित रूप से आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। और अभी भी जो आपके टॉपिक लगे हुए हैं, जिसमें अरस्तु, प्लेटो के सिद्धांत, अरस्तु के तीनों सिद्धांत, अनुकरण, विरेचन और त्रासदी, लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत अच्छे से समझना है, यहाँ से 2 क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे। क्रोचे का अभिव्यंजनवाद सिद्धांत, जहाँ से हर बार 2-3 क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। क्योंकि आप ये देखो ना कि इस यूनिट से क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्रोचे का अभिव्यंजनवाद, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा, रिचर्ड्स का संप्रेषण मूल्य सिद्धांत, ये सब लगा हुआ है। एलियट वो लगा हुआ है, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, ये नहीं हटाया गया, ये भी हमको पढ़ना है। तो इसमें कोई आमूलचूल बदलाव नहीं है, केवल इसमें 2-3 टॉपिक हटा दिए गए हैं। शैली वैज्ञानिक, संरचनावाद, कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत, ये ध्यान रखेंगे। हम बात कर रहे हैं इकाई 3 के बारे में। अब आते हैं हम पाठ पर। सच बात तो यह है कि सिलेबस का घटना और जुड़ना ये निर्भर करता है पाठ पर, यहां महत्वपूर्ण बात होती है। अब आप पाठ में देखिए, इकाई 4 जो पद के लिए निर्धारित है, इसमें क्या किया गया है कि जो कबीर ग्रंथावली है, जिसके संपादक जो हैं श्याम सुंदर दास हैं, इसके आरंभिक 20 पद अभी भी लगे हुए हैं, विरह को अंग लगा हुआ है, लेकिन ये कस्तूरिया मृग को अंग, इसको हटा करके क्या लगा दिया है, ये प्लस कर दिया है गुरु को अंग। तो अच्छा है ना गुरुदेव को अंग तो जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि कबीरदास ही है जो गुरु की नहीं सतगुरु की बात करते हैं। और एक बात बहुत अच्छी कही है कबीरदास ने कि जाको गुरु आंध लो, चेलो करो निरंद। और फिर तो विडंबना की सृष्टि वही होगी कि अंधो अंधो ठेलियो और दो कूप पड़ंत, और वो वास्तव में कुएं में पड़ जाने के योग्य होते भी है। तो मित्रों, गुरुदेव का अंग तो क्या शानदार अभिव्यक्ति है। और ये इसमें जोड़ा है कस्तूरी अमृत को, अंग को हटाया है। और कस्तूरी मृग असल में उस सांसारिकता का प्रतीक है। एक बार क्वेश्चन आया था कि कस्तूरी मृग किसका प्रतीक है, तो अज्ञानी सांसारिक जीव का प्रतीक है कस्तूरी का मृग, क्योंकि वो ज्ञान उसके अंदर ही है, लेकिन उसको पहचानता नहीं है ना वो, कि वो तरण तरण में, घास में, वो सुगंध में सब जगह ढूंढता, और सुगंध उसके नाभि से आ रही है कि कस्तूरी को मृग जो फिर ढूंढे घास, अरे तेरा साईं तुझ में जो पूपन में वास। तो वो वाली भाव वाले पद हैं वो हटाए हैं और गुरुदेव को अंग जोड़ा है। तो ये तब्दीली हुई है किसमें, दूसरी वाली इकाई में, मतलब इकाई 4 की दूसरा वाला पहलू। मीरा संचयन में जो नंद चतुर्वेदी है, इसका जो संचयन है, इसकी जगह मीरा पदावली में अब अपन को पढ़ना है नरोत्तम स्वामी। और नरोत्तम स्वामी का वास्तव में मीरा पदावली पर बहुत अच्छा कार्य है। नंद चतुर्वेदी को यहां से तो हटा दिया और हिंदी साहित्य के इतिहास में कवि परिचय में उसका नाम जोड़ दिया है। तो ध्यान रहे, अब हमको जो ये पढ़ना है मीरा संचयन, ये अब हमको नंद चतुर्वेदी का नहीं पढ़ना, अब हमको पढ़ना है ये मीरा पदावली नरोत्तम दास स्वामी की। और भ्रमरगीत सार वो यथावत है, जायसी ग्रंथावली यथावत है, तुलसीदास की विनय पत्रिका यथावत है। हाँ, अब इसका जो 7वां बिंदु है बिहारी शारद सती, जिसके संपादक डॉक्टर ओम प्रकाश थे, अब उसकी जगह लगा दिया बिहारी रत्नाकर, संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर। और पद संख्या तो 1 से 25 तक वही है जो यहाँ है। और मित्रों, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि बिहारी सतसई पर जितनी भी टीकाएं लिखी गई, उसमें सबसे ज्यादा प्रमाणिक टीका 1925 ईस्वी में जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखी है, जिसमें उन्होंने बिहारी के 713 दोहे बतलाए हैं। और यहीं से बिहारी के 713 दोहे मानने की रिवाज शुरू हो गई। अन्यथा इनसे पहले टीकाकारों ने 719 दोहे गिनाए थे, तो कई बार 719 का उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रहे मित्रों, ये इसमें 2 यूनिट जोड़ी है, इसमें गुरुदेव को अंग जुड़ा है और इधर ये 2 रचनाएं अलग इसके संपादक चेंज किए हैं। मीरा पदावली के संपादक पढ़ना है हमको नरोत्तम स्वामी, और बिहारी रत्नाकर इसके संपादक पढ़ने हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। और निश्चित रूप से दोनों संपादन कार्य इन दोनों संपादन कार्यों से ज्यादा बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये कोई बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं है, लेकिन पाठ का बदलाव है, इसलिए अब हमको ये वाला संपादन ना पढ़ करके ये पढ़ना है।
और इसीलिए मैंने इस वाली यूनिट का, यानी कि जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका चयन हमने किया कि इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। और चूंकि अब हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र संपूर्ण हो चुका है तो अब हमें अध्ययन करना है प्रथम प्रश्न पत्र का। तो अब हम इन तमाम यूनिट इकाइयों की बात करेंगे मित्रों। इसके बाद देखिए इसकी पांचवी जो अंतिम इकाई है, इस पांचवी अंतिम इकाई में कामायनी से बदलाव क्या किया है कि चिंता और श्रद्धा ये दोनों सर्ग तो रख लिए, लज्जा सर्ग निकाल दिया है। वैसे भी बढ़िया है, रामचंद्र शुक्ल को लज्जा सर्ग तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। और रमेश कुंतल मेघ ने यह कहा कि लज्जा सर्ग के बाद तो कामायनी को वैसाखियों के सहारे चलाया गया है। तो खैर अब दो सर्ग हमको पढ़ना है, चिंता सर्ग और श्रद्धा सर्ग, लेकिन लज्जा सर्ग नहीं पढ़ना है। राम की शक्ति पूजा, कोई माई का लाल नहीं है जो इसमें तब्दीली कर दे। राम की शक्ति पूजा आती है और फिर उठती नहीं है, बैठी रहती है। तो ये कविता पूरी पढ़नी है। गोदान प्रेमचंद का कालजयी है। अब यहां आप देखेंगे कि बाण भट्ट की आत्मकथा ये हटा दिया गया है और आपको इतनी खुशी मिल रही है इसको हटा देने से कि मैं आपकी संवेदनाओं को अपने हृदय में महसूस कर रहा हूं कि भाई सबसे बढ़िया काम। सब विद्यार्थी क्या कह रहे हैं कि सिलेबस बदला है। भाई क्या बदला है? अरे भाई बाण भट्ट की आत्मकथा है ये हट गया है। जबकि मैं आपको बताऊं ये दुर्भाग्य है कि इस उपन्यास को हटाया गया, क्योंकि ये उपन्यास क्या उपन्यास है इसका मैं विश्लेषण नहीं कर सकता। इतना बेहतरीन उपन्यास हिंदी में ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। हाँ, इसकी भाषा बहुत क्लिष्ट है और बड़े बड़े सामासिक पदविन्यास संस्कृत शब्दावली का प्रयोग होने से भाषा बड़ी दुरूह इसकी हो गई है। पर भाव कितनी अदृप्त प्रेम, क्या 21वीं सदी के नवयुवकों को सीखना चाहिए बाण भट्ट की आत्मकथा से कि प्रेम किसे कहते हैं। प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं कर पाती है भट्टनी। भट्ट से आप देखिए, निपुणिका तो अपना प्रेम ही जो है अपना जीवन न्यौछावर कर देती है। और किस प्रकार राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की अभिव्यक्ति इसमें होती है। महामाया बोलती है, अमृत के पुत्रों मृत्यु से भय माया है, किसी से डरना नहीं चाहिए। पर अब चूंकि उपन्यास हटा दिया गया है तो अब इसकी क्या बात की जाए। वैसे तो 2 बार से लगातार यही सवाल परीक्षा में आ रहा था कि विशाल भारत पत्रिका में धारावाहिक रूप में कौन सा उपन्यास प्रकाशित हुआ द्विवेदी जी का। 2012 के कॉलेज लेक्चर में ही सवाल आया था, 2014 में भी ये आया था। तो बाण भट्ट की आत्मकथा। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो गलत हटा दिया, क्योंकि अभी भी सवाल वही एक ही आता। तो आधे अधूरे हैं। अब ये आधे अधूरे हटा दिया। देखो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है इन 2 रचनाओं को लेकर। तो मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं आरपीएससी से जाके लड़ाई कर लूँ। तो आधे अधूरे अब आपको ये नहीं पढ़ना है। फिर आपको क्या पढ़ना है, देखो चिंतामणि भाग 1 में रामचंद्र शुक्ल के 3 निबंध लगे हुए थे ना, इसमें से उत्साह को हटा दिया है और कविता क्या है इसको हटा दिया है। कौन सा रह गया? श्रद्धा और भक्ति। तो हम खुश हो ले क्या कि भाई 2 निबंध हटा दिए यार, कम हो गए सिलेबस? नहीं, क्योंकि 2 निबंध कौन से जोड़ दिए, देखो 2 निबंध ये जोड़ दिए हैं। इधर देखेंगे आप, नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और गंधमादन ये है कुबेरनाथ राय का। और दोनों ही हिंदी के बड़े ललित निबंधकार हैं। और नाखून क्यों बढ़ते हैं? पशुता के कारण। ये हमारी पशुता के जो आदिम समाज से मनुष्य का विकास सभ्यता के सोपानों पर बढ़ता आया है। द्विवेदी जी ने बड़ा अच्छा व्यंग किया है। यह हमारे पशु प्रवृत्ति का लक्षण है। और देखिए हम अपनी उस पशु प्रवृत्ति के लक्षण को क्या सजाते हैं, क्या ड्राई क्लीन करते हैं उसकी लाल पीली नीली। तो खैर बहुत शानदार निबंध है, आनंद आएगा आपको इसको पढ़ने में। तो मित्रों ये तब्दीली हुई है निबंध में। तो शुक्ल जी के 2 निबंध हटा दिए हैं और 2 निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुबेरनाथ राय के जोड़ दिए हैं। अब बात करते हैं हम कहानी के संदर्भ में। कहानी में उसने कहा था अभी भी है, कफन अभी भी है। ममता हटा दी जयशंकर प्रसाद की, और इधर प्रसाद की यदि ममता कहानी हटा दी है तो इसमें जो कहानी जोड़ दी है वो है पुरस्कार कहानी जोड़ दी है जो और अधिक आनंददायी है। रोज कहानी बनी हुई है। आगे और परिंदे कहानी निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी हट गई है मित्रों। तो ध्यान रखें कहानी ये हट गई है। तो एक तो पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद की, और देखिए 2 कहानी और जोड़ी है, पराई प्यास का सफर आलम शाह खान, और ये उजाले के उल्लू विजयदान देता।
वैसे विजयदान देथा ने कोई उजाले के उल्लू नाम से कहानी मेरी जानकारी में तो है नहीं है। अब आरपीएससी पहले खोज कर लाएगी इस कहानी को कि ये कहानी भाई यहाँ है, फिर वो सामने आएगी, फिर उसको पढ़ेंगे भाई। तो क्योंकि मैंने कभी नाम ही नहीं सुना उजाले के उल्लू, मैंने स्वयं कभी नहीं पढ़ा। विजयदान देथा का खूब साहित्य पढ़ा है, लेकिन ये रचना मेरे दिमाग में कभी नहीं आई कि इस नाम से रचना लिखी है। तो ध्यान दे, सौंदर्य की नदी नर्मदा, इसके बारे में अभी 3-4 दिन पहले मैं अपने विद्यार्थियों से ये डिस्कस कर रहा था कि भाई ये क्यों लगा दी रचना। हिंदी में इतने बड़े से बड़े यात्रा साहित्य लिखे गए हैं, तो ये अमृतलाल बेगड़ को कहाँ से जो है पकड़ लाए हैं। हाँ ठीक है, अपने स्थान पर उनका योगदान है, लेकिन क्या राहुल जी के आगे? राहुल सांकृत्यायन हिंदी के सबसे बड़े यात्रावर्तकार है। आप देखो, इतना शानदार यात्रावर्त जोड़ा है कि मेरी तिब्बत यात्रा राहुल जी का, ये होती है रचना लगना। तो मित्रों, ये इस रचना को लगा दिया है। इसके अलावा 2 बातें जो आपको विशेष महत्वपूर्ण याद रखनी है भाई। 2 उपन्यास ऐसे लगाए हैं जो मन प्रफुल्लित हो गया। त्यागपत्र, आहा, त्यागपत्र जैनेन्द्र का उपन्यास, और इस पर इतनी बेहतरीन फिल्म बनी है। एक बार तो एनवीएस में क्वेश्चन आया था, जैनेन्द्र के किस उपन्यास पर फिल्म बनी है? त्यागपत्र पर। और त्यागपत्र की मृणाल, एक स्त्री मुक्ति की जो पीड़ा है, मृणाल कहती है कि मैं चिड़िया होना चाहती हूँ, कि मैं उड़ना चाहती हूँ। ये बात उस घेरे की परिचायक है जहाँ एक स्त्री किस प्रकार से दम घोंट रही है और किस प्रकार मुक्ति की आकांक्षा उसके अंदर है। हालांकि वो किस प्रकार से उड़ पाती है ये तो आप देख ही लेंगे कि सामंती समाज किस प्रकार से इस स्त्री के पर कतर देता है। तो ये बहुत कारुणिक उपन्यास है मित्रों। और महाभोज जो प्रसिद्ध राजनीतिक उपन्यास है मन्नू भंडारी का, 2010 के सेकेंड ग्रेड परीक्षा में क्वेश्चन आया था कि मन्नू भंडारी की कौन सी रचना ऐसी है जिसका नाट्य रूपांतरण बेहद लोकप्रिय रहा? तो यह है महाभोज। महाभोज का नाट्य रूपांतरण बहुत लोकप्रिय रहा। तो मित्रों, महाभोज पढ़ना है, मन्नू भंडारी का प्रसिद्ध राजनीतिक उपन्यास है और सबसे बड़ी लंबी कविता जिससे किंचित आप भयभीत है। जितने खुश आप बाण भट्ट की आत्मकथा को हटाने से हुए हैं, कदाचित उतना ही दुख आपको अंधेरे में कविता जोड़ देने से है, क्योंकि एक तो मुक्तिबोध की ये बहुत लंबी कविता है, 8 खंडों में, अपने आप में एक पुस्तक है। और सच बात तो ये है कि हिंदी में इससे बड़ी लंबी कविता कोई दूसरी है ही नहीं। चाहे केदारनाथ सिंह ने 21 खंडों में बाघ कविता लिखी हो, पर वह इसकी आदि भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि चलो लंबी कविता है तो हम पढ़ लेंगे, पर ये तो भयंकर फैंटेसी में लिखी गई कविता है जिसके शब्द कुछ और है, अर्थ कुछ और निकल रहे हैं। तो ये मामला जो है विद्यार्थियों को, लेकिन मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि आपको अंधेरे में कविता पढ़ते हुए इतना आनंद आएगा कि आप अपने देशकाल के बंधन से भी ऊपर उठ जाएंगे, निर्व्यक्तिक अनुभूति करने लगेंगे और सवाल यहाँ से आना तय है। तो मित्रों, ध्यान रहे कि ये तब्दीली हुई है। मुझे इस पूरी यूनिट से जो खुशी मिल रही है वो अमृतलाल बेगड़ को टाटा बाय बाय करने में आ रही है कि भाई आप अपने घर बैठ जाओ, थोड़ा सा अध्ययन अब हम राहुल जी सांकृत्यायन का कर लेते हैं। मित्रों, तो ये बदलाव, यहाँ सबसे अधिक बदलाव जो है आपकी इस 5वीं यूनिट में हुआ है। तो चिंता करने का विषय नहीं है, उत्सव मनाने का विषय है ये कि बहुत बेहतरीन शानदार रचनाएं आपको सामने, ऐसे कहते हैं ना, बोले एक पत्तल में बोले एक पेड़ा लो, जलेबी लो, लड्डू लो, तो ये तो पंच स्वादिष्ट भोजन आपके समक्ष है, बस रसास्वादन करना शेष है। तो मित्रों, ये तो मामला हुआ फर्स्ट पेपर का, और ये पूरा की पूरा हमने इसमें कुछ भी डिस्कस नहीं किया है। इसकी क्लास कल से आपकी स्टार्ट होंगी, तो ये क्लासेस तो अब हम स्टार्ट करेंगे। तो अब रहा सवाल जो हमने पढ़ लिया है, आपको लग रहा होगा कि यार गुरुजी ने तो पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा दिया और उसमें तब्दीली आई रे बड़ी तब्दीली आई है। तो ज़रा उन तब्दीलियों की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल कुछ ऐसे अध्यापक भी हिंदी के हैं जो पता नहीं क्यों डराने में लग रहे हैं विद्यार्थियों को। और अब हम बात करते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र की। ये देखिए, सबसे पहले हमने इस यूनिट का अध्ययन किया है और परिपूर्ण रूप से हमने इसका अध्ययन कर लिया है। अब आप देखेंगे सबसे पहले इकाई 1 में क्या जोड़ा, तो जोड़ने वाला तो कुछ आपको लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, यहां दिख गया, सरेपा जोड़ दिया। भाई वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आरपीएससी का कि सरेपा जोड़ दिया, अन्यथा हम सरेपा को तो पढ़ ही नहीं रहे थे, तो अब सरेपा को पढ़ लेंगे। मित्रों, क्या सिद्ध साहित्य को सरेपा के बिना समझ पाएंगे? आप बताइए।
सरेपा की कितनी विस्तार से हमने बात की कि उसका किस प्रकार से जो है महासुखवाद, पंचमकार साधना और उसकी साधना पद्धति और तमाम प्रकार की सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियाँ, कि किस प्रकार सरेपा का साहित्य में पहली बार एक शास्त्रवाद का विरोध और लोकवाद की तरफ जाने की प्रक्रिया पहली बार शुरू होती है कि पंडित सल सत्य बखाने देही बुद्ध बसंत न जाने। वो सरेपा जिसकी पहली बार, जिसकी यहाँ शब्दावली आप हिंदी के देखेंगे कि हिंदी का जो प्रारंभिक रूप है, ये बड़ी बहस हुई हिंदी के अंदर, और विशेषकर राहुल सांकृत्यायन और राम कुमार वर्मा। तो राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है, हिंदी का पहला कवि स्वयंभू है या सरेपा, इस पर बड़ी बहस हुई। अरे भाई, सब चीज़ों को अपने पास रख लो और दोनों की पंक्तियों को पढ़ो, और जिसमें हमको हिंदी के शब्द मिलेंगे हम मानेंगे तो उसी को ना। अब सरेपा की पंक्ति देखो आप, जेहिमन पवन न संचरई रवि सस्य नाही पवेश, तेही घट चित विषाम करूं सरे कई उबीस। साधनात्मक दर्शन को समझना भले ही आपके लिए कठिन हो सकता है मित्रों, लेकिन मन, पवन, रवि, शशि, ये सब तो हिंदी के शब्द हैं। तो हिंदी का पहला कवि तो सरेपा ही है, लेकिन सरेपा यदि विकल्प में नहीं होगा तो हम स्वयंभू मानेंगे दूसरे नंबर पर। तो इसको जोड़ने का मतलब क्या है, आप बताओ तो सही। मैं कह रहा हूं निरर्थक शब्द जोड़े गए हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है, और जो हटाया गया है वह भी निरर्थक हटाया गया है, क्योंकि वो हटाने के बाद भी लगा हुआ है। अब देखिए आप, हिंदी साहित्य का आरंभ, इस टॉपिक को तो हटाया जा रहा है और सरेपा को जोड़ा जा रहा है। भाई लोगों, जो हिंदी साहित्य का आरंभ करने वाला है उसको जोड़ दिया और आरंभ को हटा दिया। क्या ये विडंबना नहीं है? क्या ये कहीं न कहीं एक भारी विरोधाभास नहीं हो रहा है? इसलिए कहीं कुछ नहीं हटा है, हिंदी साहित्य का इतिहास यथावत है। कभी सोचो कि अरे भाई सरेपा को जोड़ा है, अरे तो मुझे आप ये बताओ कि सरेपा को जोड़ा है तो क्या आप जो हिंदू को नहीं पढ़ोगे? जो हिंदू का तो नाम इसमें कहीं नहीं है, मुनि राम सिंह का नाम नहीं है इसमें कहीं भी। तो क्या पूरे जैन रचनाकार जो हमने लिस्ट बना करके बड़े चाव से पढ़ी कि 25-26 जैन रचनाकारों का अध्ययन किया, इसमें एक भी जैन रचनाकारों का नाम बता दो कहाँ है? केवल ये लिखा हुआ है ना कि जैन साहित्य बहुत है। ये जो इन्होंने लिख दिया ना यहाँ सिद्ध, अरे तो सिद्ध लिख दिया है तो सिद्धों में तो ये सरेपा ही क्यों आ रहा है? बहुत आ रहे हैं। अब क्या सरेपा का नाम जोड़ा है तो क्या लुईपा को नहीं पढ़ोगे? तो क्या कुकुरिपा ने किसी घर की भैंस खोल ली है? तो कन्नपा ने क्या कोई गुनाह कर दिया है? तो मित्रों, ये शब्दावली पर मत जाना, कंप्लीट आदिकाल पढ़ना है। आदिकाल का मतलब होता है आदिकाल, ना उसमें कम ना उसमें ज़्यादा, और वो आपने पूरा की पूरा ग्रहण किया है कि हम तो सारा का सारा लेंगे, क्योंकि कोई भी सवाल यदि आपसे बचकर चला गया तो मेरा पढ़ाना निरर्थक है और आपका पढ़ना अत्यंत निरर्थक। इसलिए मित्रों, सवाल जद्दोजहद एक एक नंबर को प्राप्त कर लेने की है। आप देखिए, आप विचार कीजिए कि क्या हिंदी साहित्य का आरंभ टॉपिक इन्होंने हटा दिया, तब तो इनको ये बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए कि गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है, लेकिन वो सवाल तो आएगा। बल्कि ये भी सवाल परीक्षा में आएगा कि किस किस आलोचक ने, किस किस रचनाकार ने कब कब से प्रारंभ माना है। शिव सिंह सेंगर ने 713 ईस्वी से प्रारंभ माना है, राम कुमार वर्मा कब से मानते हैं, ग्रियर्सन कब से मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल कब से मानते हैं। ये पूरे बड़े गहरे सवाल हैं, इसलिए इसके भ्रम में मत रह जाना। आप ये ध्यान रखना कि ये टॉपिक आपका लगा हुआ है। और लौकिक साहित्य, अब बताइए कि लौकिक साहित्य जो है, एक तो आप ध्यान रखेंगे कि इसमें शालिभद्र सूरी को हटा दिया गया है, इधर से लौकिक साहित्य को हटा दिया गया है, क्योंकि अब लौकिक साहित्य का जो है नाम दिख नहीं रहा। इधर से शालिभद्र सूरी का नाम हटा दिया है, तो क्या शालिभद्र सूरी से कोई सवाल परीक्षा में नहीं आएगा? ये गलती मत कर देना आप लोग। जो आपको पढ़ा रखा है, शालिभद्र सूरी की जो रचनाएं आपको बता रखी हैं और प्रमुख रचनाओं में छंदों की संख्या जो आपको बता रखी है, वो कंठस्थ याद रख लेना, वरना फिर गुमराह हो जाओगे। फिर आप मुझसे नहीं कहोगे, आउट ऑफ सिलेबस का मैटर नहीं होता है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अब बताओ, लौकिक साहित्य हटा दिया तो क्या ढोला मरोरा दोहा है, बसंत विलास है, क्या इन रचनाओं से अब सवाल नहीं आएंगे? तो ध्यान रहे, क्या राउरवेल से सवाल नहीं आएगा? सब सवाल आएंगे। तो ध्यान रहे इसमें कि सरेपा, अब देखो सरेपा तो पहले ही लिखा हुआ है, उसको जोड़ने का क्या मतलब है? सही है, सरेपा तो पहले ही दे रखा है सिलेबस में,
तो गोरखनाथ, सरेपा, चंदवरदाई, नरपति नाले, अमीर खुसरो, विद्यापति, इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि आदिकाल में इन कवियों के अलावा और किसी कवि से सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ध्यान रखना इस चीज को आप। आदिकाल में कहीं से भी सवाल पूछा जाएगा और किसी भी कवि से, आपसे राउरवेल से पूछ लेंगे, रोडा कवि से, और किसी भी पहलू से, वन रत्नाकर से पूछ लेंगे, उक्ति व्यक्ति प्रकरण से पूछ लेंगे, और पूछे हुए सवाल हैं। इसलिए यहां से कुछ भी नहीं घटा है। ना आप हिंदी साहित्य के आरंभ को कम मानोगे, ना लौकिक साहित्य को। पढ़ना हम सबको, शालिभद्र सूर्य भी हमको पढ़ना है। तो ध्यान रहे, इस भ्रम का शिकार हमको नहीं होना है कि भाई ये टॉपिक हटा दिए हैं तो अब हम इनका अध्ययन नहीं करेंगे। वैसे ये नाम आपको नहीं मिलेंगे, लौकिक साहित्य का, हिंदी साहित्य का आरंभ और शालिभद्र सूरी। लेकिन जितना हमने आदिकाल पढ़ा है, यदि उसमें आप काट छाट करके अपना दिमाग लगा करके पढ़ते हो तो मुझे दोष आप वक्त आने पर नहीं दोगे मित्रों, ये ध्यान रखना। इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए इकाई नंबर 2 में क्या तब्दीली आई है। इकाई नंबर 2 में सब कुछ यथावत है, पर कुम्मन दास और रसखान का नाम उड़ा दिया, इधर से अग्रदास का नाम उड़ा दिया। तो क्या है, यदि इतने सारे कवियों का नाम इसमें नहीं जोड़ रखा, वो मैटर नहीं करता, तो इन कवियों का नाम उड़ा देना क्या मैटर करता है। सवाल तो मैं फिर भी कह रहा हूं कि रसखान से भी आएगा और कुम्मन दास से भी आएगा, इन्हीं से क्यों आएगा। भाई आप ये देखो कि तुलसीदास अकेला है। अब विद्यार्थी को भ्रम हो सकता है कि भाई इसमें दे रखा है कि राम भक्ति साहित्य, और राम भक्ति साहित्य में आप केवल तुलसीदास का अध्ययन करेंगे क्योंकि अग्रदास तो हटा दिया। अरे आदि लगा हुआ है, आदि में अब सब आ गए। ध्यान रखेंगे आप, तुलसीदास तो प्रमुख है ही, वो तो आधार स्तंभ है, पर उसके अलावा जितने भी राम भक्त हुए हैं वो सब आपको पढ़ने हैं, वरना भारी मिस्टेक हो जाएगी। कम से कम राम भक्ति साहित्य से तुलसीदास के अलावा 4 से 5 सवाल आप अपनी परीक्षा में मिला लेना। आप मेरा वाक्य नोट कर लो। आप इस वक्त जो है सरस्वती जी जो बोल रही है डायरेक्ट वही हो रहा है। आप लिख लो कि तुलसीदास के अलावा A.S. चौधरी बोल रहा है कि राम भक्ति साहित्य से 4 से 5 सवाल आएंगे। आप मिला लेना और आज की तारीख नोट कर लीजिए आप। इसलिए ध्यान रहे। हाँ, ये बात मैं मानता हूं कि सूफी काव्य में मान लीजिए 3 कवियों के नाम दे रखे हैं, कुतुबन, मंझन और जायसी, तो इनकी प्रवृत्तियों पर विशेष फोकस करेंगे। लेकिन हम नूर मोहम्मद, उस्मान या जो भी रचनाकार परंपरा में रहे हैं उन सबका समग्र अध्ययन हमें करना है। और जो केवल छांट छांट के पढ़ रहा है ना कि सूफी काव्य में हम पढ़ेंगे ये चीजें पढ़ेंगे, कुतुबन को, मंझन को और जायसी को, और उसके बाद कुछ नहीं पढ़ेंगे, वो तो अभी 10 साल और इंतजार कर लें कि फिर वैकेंसी कब आएंगी, फिर वैकेंसी कब आएंगी। तो वो तो भाई वो रेस से बाहर है, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए आप। आगे आइए, इकाई नंबर 3 का हमने अध्ययन किया और इसमें विशेष फोकस रहा रीतिकाल का। इसमें कहीं से कुछ नहीं हटा है, सिर्फ एक लाइन इसमें अब गायब कर दी है जो नया सिलेबस आया है, और उस नए सिलेबस में ये वाला बिंदु नहीं है, रीतिकालीन भक्ति एवं अन्य काव्य परंपराएं। अब इसका मतलब यह है कि रीतिकाल में ना तो आपको भक्ति पढ़ना है, निर्गुण, सगुण, प्रेम मार्गी वाले जो कुछ कवि आ रहे थे, ना आपको रीतिकाल में नीति वाली बात पढ़नी है, ना आपको रीतिकाल में जो वीरस की रचनाएं लिखी गई है ना आपको वो पढ़नी है। और आप ऐसा नहीं पढ़ेंगे तो आप अपने 5 क्वेश्चन कम कर रहे हैं। ध्यान रखना मित्रों, क्योंकि मेरा पूरा जीवन आरपीएससी के आसपास घूमता रहा है और सिलेबस की बारीकियों को मैं बहुत अच्छे से समझता हूं। आपसे सवाल यहां से पूछे जाएंगे, इस भ्रम का शिकार मेरे विद्यार्थियों को नहीं होना है, क्योंकि हमने बहुत विस्तार से, ऐसा नहीं है कि कोई 10-20 घंटे चली हो, केवल 2 क्लास, मुश्किल से आपने 2 क्लास ली होगी जिससे मैंने रीतिकालीन भक्ति और जो अन्य संदर्भित क्षेत्र जैसे वीर का या नीति का वो मैंने डिस्कस किया होगा, मुश्किल से 2 घंटे। तो उन 2 घंटे की क्लासों को बंक नहीं मारना है, आपको पढ़ना है। नहीं, जब क्वेश्चन आएंगे ना कि खुमान मिश्र की रचना कौन सी, गुमान मिश्र की कौन सी, तो सब दिमाग के ऊपर से जाएगा। तो यहाँ से कुछ भी नहीं हटाए, कोई भ्रम आपको नहीं होना चाहिए। हाँ, सिलेबस में नहीं दिख रहा है तो मत दिखो, लेकिन हमने जो पढ़ा है
उसमें से कहीं कोई कांट छांट नहीं है। वरना बताओ मुझे तो क्या है, मैं तो बहुत आसानी से कह सकता हूँ मेहनत तो मैं कर ही चुका। भाई मेहनत करने से थोड़ी बच रहा हूँ मैं, मेहनत तो कर ही चुके हैं हम लोग, टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो मैं कहने को तो ये कह दूं कि भाई उसको मत पढ़ना, लेकिन मुझे मालूम है कि वहाँ से प्रश्न आएंगे, तो फिर मैं कैसे आपको मना कर दूं। मैं आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ा ही वो रहा हूँ, इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारी मैंने आपको ऐसी विधाएं पढ़ाई, जैसे कि साक्षात्कार नाम नहीं है, रिपोर्टाज का नाम नहीं है, पत्र साहित्य का नाम नहीं है, डायरी का नाम नहीं है। तो मित्रों ये फिर भी हम पढ़ रहे हैं क्योंकि वहां से एक एक प्रश्न आएंगे, और 5 प्रश्न तो बहुत निर्णायक बन जाते हैं मित्रों। तो ध्यान रखें, इस वाली यूनिट में कोई बदलाव नहीं है। इकाई 3 में भले ही एक लाइन कम दिख रही है, लेकिन इस लाइन का महत्व आपको पेपर में समझ में आ जाएगा मित्रों। इसके बाद आप आ जाइए इकाई 4। इकाई 4 में जो नाम नहीं देखने को मिल रहे हैं उसमें एक तो हरियोध गायब है, इसका मतलब हरियोध हटा दिया। तो आप बताओ, द्विवेदी काल में हरियोध को नहीं पढ़ोगे, कवि सम्राट को नहीं पढ़ोगे, तो किसको पढ़ोगे आप? तो ये सब फालतू की बातें हैं। इसमें हरियोध का नाम नहीं है, ऋतुराज का नाम नहीं है, नंद किशोर आचार्य का नाम नहीं है। बताओ, पूछेंगे आपसे छीलते हुए अपने को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं हटा है। हाँ, जो जोड़ दिया है उस पर हम और बल देंगे। श्याम नारायण पांडे हमने पहले पढ़ चुका है। बताओ कौन सा कवि इसमें रहा है? सुभद्रा कुमारी चौहान, विजयदेव नारायण शाही, जगदीश गुप्त, किसकी बात हमने नहीं की? अरुण कमल, आलोक धनवाल, लीलाधर जगोड़ी, वेणुगोपाल, कुछ तो बचा ही नहीं है ना। ऐसा थोड़ी कि इनका नाम जोड़ दिया है तो इनको अब हम पढ़ेंगे। आप ये बताइए कि जो ये नाम जोड़े इनमें से किस नाम को आपने नहीं पढ़ा, ये बताइए आप। तो यहां जोड़ना और घटाना ये कोई मैटर नहीं है। आधुनिक काल का मतलब है आधुनिक काल, और आधुनिक काल में उसकी पृष्ठभूमि अवधारणा आधुनिकता से लेकर के भारतेंदु काल से आज समकालीन कविता तक जो भी कवि हैं वो सब हिंदी साहित्य का विषय है, और वहां से सवाल परीक्षा में सीधे सीधे आने हैं। हाँ, एक बात मैं जरूर आपको कह दूं कि जिन जिन कवियों का नाम आप स्पष्ट तौर से बोर्ड पर देख रहे हैं, इन कवियों का जन्म वर्ष आप अच्छे से याद कर लेंगे। अज्ञे का नाम है, महादेवी पंत का नाम है, ये देखिए चौहान का नाम है, श्याम नारायण पांडे, जगदीश गुप्त, इनका जन्म वर्ष, क्योंकि 4 रचनाकार उठा करके जन्म से कालक्रम से आपसे लगवा लेंगे मित्रों। तो कोई तब्दीली कहीं किसी प्रकार की नहीं है। कभी आप सोचो कि ऋतुराज, अरे ऋतुराज का एक काव्य संग्रह परीक्षा में आता है, एक मरण धर्मा तथा अन्य, बेचारा राजस्थान का कवि है, क्या पता पूछ ही ले, हटाना नहीं हटाना क्या मैटर करता है। तो नंद किशोर आचार्य, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, राजस्थान के संदर्भ में इसको क्यों हटाया? ये बहुत भारी पॉलिटिक्स देखिए यहाँ पर क्या है कि जो सिलेबस बनाने वाले जो सेटर होते हैं ना, वो सिलेबस बनाते समय दुश्मनी निकालने का काम करते हैं। तो ध्यान रहे, ये पेपर सेटर जब आते हैं ना, अपने आप चुपचाप सवाल पूछ के चले जाते हैं, और फिर आप बताओ कि आउट ऑफ सिलेबस के नाम पे हिंदी का कौन सा सवाल डिलीट करवा दिया आज तक आप लोगों ने? इतने सवाल तो आउट ऑफ सिलेबस आते ही हैं, क्योंकि ये तो सिलेबस के हिस्से हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, और जो जो आपको स्पष्ट तौर से कवि दिख रहे हैं उनके जन्म वर्ष को आप अच्छे से याद रख लेंगे मित्रों। चौथी यूनिट में कोई तब्दीली नहीं है। जोड़ दिया है हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और ये हटा दिया है फिर भी इनको पढ़ेंगे। यही तो हमारी अद्वितीयता है ना? समझो इस बात को। आगे चलो, यह है आपकी अंतिम इकाई 5 जो आधुनिक गद्य को समर्पित है। इसमें से कहीं से कुछ नहीं हटाया है, और जो आपने कुछ अलग से चीजें पढ़ी, पता है क्या क्या आपने पढ़ी? देखो, इसमें जीवनी आत्मकथा है, संस्मरण रेखाचित्र यात्रावृत्त है। देखिए इसमें रिपोर्टाज नहीं है, लेकिन फिर भी हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? एक क्वेश्चन कोई माई का लाल यदि हटा जाए रिपोर्टाज से, मैं ना पेपर सेटर हूं, ना पेपर बनाने जा रहा हूं, ना सिलेबस सेटर हूं, लेकिन ये कहने वाला कैटर जरूर हूं कि ये सवाल आएगा, आएगा तो आएगा। अब आप मिला लेना कि रिपोर्टाज से सवाल, जबकि रिपोर्टाज का नाम कहीं नहीं है। इस प्रकार हमने क्या पढ़ा? हमने देखो डायरी पढ़ी, साक्षात्कार भी पढ़ा, जबकि ये सिलेबस में नाम नहीं है इनका, पत्र साहित्य पढ़ा। तो ये जो हमने डायरी, साक्षात्कार, पत्र साहित्य, क्योंकि पत्रकारिता तो चलो इसमें दे रखा है स्पष्ट तौर से, हिंदी साहित्यिक पत्रकारिता, तो मित्रों ये हमने पढ़ा है। तो ये इसमें से सवाल आपकी परीक्षा में आना ही है,
क्योंकि सेकंड ग्रेड जैसी परीक्षा में सवाल यहां से पूछे हुए हैं। तो भाई ये तो कॉलेज लेक्चर का समुद्र है, इसका सिलेबस तो अपने आप में समुद्र है। यहां तो संकेत ही स्वयं सत्य है, नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। लिख दिया आदिकाल तो आदिकाल तो आदिकाल, भक्ति काल तो भक्ति काल, उसमें से क्या नाम छूटना और क्या नाम जुड़ना। हाँ, अस्मिता विमर्श का साहित्य, ये जरूर आज की क्लास में मैं आपको यही पढ़ाता कि अस्मिता विमर्श में स्त्री, दलित और आदिवासी का विशेष योगदान क्या रहा है। लेकिन मित्रों अब इस यूनिट को हटा दिया है, पर फिर भी हमने स्त्री लेखन पढ़ा, हमने आत्मकथाओं में दलितों की आत्मकथाएं पढ़ी, वहां से सवाल आएंगे क्योंकि वो तो आत्मकथा में सिलेबस में आ रहा है। इसके बावजूद भी मैं एक प्रयास जरूर करूंगा, किसी दिन 1 घंटे का व्याख्यान मैं इसके लिए भी दूंगा, चाहे हटा दिया। लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास में ये रचनाकार तो है ना, आदिवासी भी है, महिला भी है और आपके दलित भी है। तो बहुत विस्तार से नहीं, अभी मैं इस टॉपिक को आपको बहुत विस्तार से पढ़ाता, लेकिन अब मैं 1 घंटे के व्याख्यान में इस विमर्श की बात जरूर करूंगा कि इस विमर्श से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण रचनाएं और रचनाकार हैं उसकी सूची 30-40 रचनाकारों का परिदृश्य है, वो तो मैं अभी भी आपको पढ़ाऊंगा, भले ही इसमें से हटा दिया है। क्योंकि अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दोहरा अभिशाप आत्मकथा किसकी है, जो आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो ऐसी कुछ और भी रचनाएं हैं जो डिस्कस करनी आपसे जरूरी है। मित्रों, ये हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, यहाँ से न कुछ कटता है न कुछ जुड़ता है। आप ध्यान रखेंगे ये समग्र है, समग्र। और इसके पश्चात जो मूल तब्दीली हुई है वो हुई है आपकी पाठ योजना से, और जो तब्दीली हुई है वो मैंने आपको यहाँ विस्तार से समझाया है। और फिर नेक्स्ट क्लास से हम प्रथम प्रश्न पत्र की रूपरेखा बना करके वहाँ से अध्ययन करना शुरू करेंगे। इसलिए जो कुछ रचनाएं जोड़ी हैं, संपादक बदले हैं, अंधेरे में और त्यागपत्र, ये जो रचनाएं जोड़ी है, महाभोज, इनके टेक्स्ट को आप प्राप्त कर लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, ताकि कक्षा में इनकी व्याख्या जब मैं करूं तो आपके लिए वो समझना बहुत आसान हो जाए। मित्रों, युद्ध स्तर की तैयारी करते रहो, जूझते रहो। अब जब संकल्प ले लिया है तो निश्चित रूप से आत्म प्रेरित संकल्प की हमेशा जीत होती है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। समय आपका जो है धीमे धीमे कम होता जा रहा है, मिलन की घड़ी जो है अब बहुत दूर नहीं है, इसलिए आप अपने जोश और जुनून के साथ में तैयारी करते रहेंगे। और मैं हूं आपका मार्गदर्शक AS चौधरी। नमस्कार।